जय हिंद साथियों। आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के डेली न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में स्वागत है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल देखते हैं। ये पहला जो एडिटोरियल है ये द हिंदू के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में लिखा गया था कि हाउ इंडियाज यूथ कैन चैलेंज यूएस टैरिफ। यूएस के द्वारा जो अभी टैरिफ इम्पोज किया गया, इंडिया पे कुछ पेनाल्टी भी लगाई गई है क्योंकि हम ऑयल जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं रसिया से। उस इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या है कि सबसे पहला तो यही है कि अमेरिका के द्वारा भारत पे 50% का जो टैरिफ लगाया गया है, ये 27 अगस्त से प्रभावी होगा। दूसरे क्या है कि 25% की इस पे क्या है कि हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाई गई है क्योंकि हम क्या है कि ऑयल जो परचेज कर रहे हैं रसिया से, और रसिया और यूक्रेन के बीच में एक वार चल रही है जो कि पिछले 3.5 सालों से चल रही है, फरवरी 2022 के बाद से। अब जो यूएस का ट्रेंड रहा है कि वो जो भी एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं उनके ऊपर जो एवरेज टैक्स वो टैरिफ वो इम्पोज करता था, वो 2 से 3% का था पिछले 2 दशकों से। लेकिन 2024 के बाद से ये स्थिति बदली है। जब से ये ट्रंप वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 2 अप्रैल 2025 से मतलब बहुत तेजी से यूएस के टैरिफ में उन्होंने बढ़ोतरी शुरू कर दी है। अब जो इंडिया का जैसे 50% का जो टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई इंडिया की एक फर्म है, वो अगर कोई एक शर्ट बेचती है जिसका मान लीजिए कि अगर वो $10 की है, तो जब वो यूएसए के मार्केट में बिकेगी, वहाँ के कंज्यूमर इसको खरीदेंगे, तो वो शर्ट जो है वो ₹15 की पड़ जाएगी क्योंकि इस पे 50% का टैरिफ इम्पोज है। दूसरे, अगर यही शर्ट जैसे अगर वियतनाम या बांग्लादेश से खरीदी जाती है सेम शर्ट, वो भी अगर ₹10 में ही उसको $10 में ही सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी जो अमेरिका के मार्केट में उसकी कॉस्ट रहेगी वो $12 की रहेगी। तो इससे क्या है कि जो भारत की वस्तुएँ रहेंगी वो अमेरिका के मार्केट में अपना वो नहीं कर पाएँगी और उनका धीरे-धीरे जो वहाँ पे कंज़म्पशन है, वो धीरे-धीरे घटता रहेगा क्योंकि जो और देशों से इम्पोर्ट की गई चीज़ें हैं, वो वहाँ पे सस्ती मिलेंगी। देख लेते हैं कि चाइना पे क्या है कि 145% का जो टैरिफ लगाया गया था उसको यूएस ने अभी कम करके 30% किया है क्योंकि क्या है कि चाइना जो है वो कुछ क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट में बहुत ही रिच कंट्री है, और उसने क्या किया कि इस पे जो यूएस को वो एक्सपोर्ट करता था उस पे उसने अंकुश लगाया, तो इससे वहाँ के अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, उसको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका ने ये स्टेप लिया है कि अब चाइना से आने वाले जो सामान रहेंगे उस पर जो टैरिफ इम्पोज होगा वो 30% का होगा। इंडिया जो मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट करता है जिससे वो डॉलर अपने पास लेता है, मतलब डॉलर एक तरह से कमाता है, वो चीज़ें क्या है कि जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल कुछ दवाइयाँ जो है एक्सपोर्ट करता है, कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। अब जब यूएस जो है वो बहुत हाई टैरिफ इम्पोज करेगा इंडिया पे, तो जैसे धीरे-धीरे वहाँ माँग में जैसे कमी आती जाएगी, तो इंडिया में उसी हिसाब से प्रोडक्शन में भी कमी आने लगेगी। तो जब इंडिया में प्रोडक्शन में कमी आएगी, तो धीरे-धीरे जॉब में और इनकम में एक तरह से लॉस देखने को मिलेगा इंडिया में। फॉरेक्स जो है वो फिर इंडिया का जो फॉरेक्स है वो घटेगा। अभी जो हमारे पास करंट का जो डाटा है अगस्त 2025 का, उसमें हमारे पास जो है वो 694 बिलियन का जो है वो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है। ये जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, ये लगभग 11 मंथ का हमारे इंपोर्ट कवर करता है। इंपोर्ट कवर का मतलब है कि अगर हम कुछ भी कहीं पे इंपोर्ट अरे एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जहाँ से हमको जो डॉलर है नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारे पास इस समय इतना डॉलर है कि हम 11 महीने तक अपना जो आयात है वो कर सकते हैं इस 694 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फॉरेक्स से। अब क्या होता है कि अगला इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अमेरिका चाहता है कि वो अपने एग्री प्रोडक्ट, खासकर से डेयरी प्रोडक्ट को इंडिया में बेच सके। जैसे अगर वो इंडिया में इन चीज़ों को बेचेगा तो जो भारत के घरेलू किसान हैं उसको उनको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, और अमेरिका इसीलिए इंडिया पे इतना टैरिफ इम्पोज करता चला जा रहा है क्योंकि अमेरिका को अपने एग्री प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मार्केट की ज़रूरत है, स्पेशली वो इंडिया पे फोकस कर रहा है कि यहाँ पे वो अपना डेयरी प्रोडक्ट बेच सके। ये एक इसमें चार्ट दिया गया था। ये दिया गया था कि जैसे 9 अप्रैल 25 को यूएस के द्वारा क्या-क्या टैरिफ लगाए गए किन-किन देशों पे, और अभी की क्या स्थिति है 11 अगस्त 2025 की। जैसे चाइना पे देखिए, चाइना का जो टैरिफ है उसने कम किया है, वियतनाम पे भी टैरिफ उसने कम किया है, बांग्लादेश पे टैरिफ कम किया है, थाईलैंड पे भी उसने टैरिफ कम किया है, सब पे, पाकिस्तान पे भी टैरिफ कम किया है, लेकिन इंडिया पे जो उसने टैरिफ है उसको हाई किया है, फिर 25% की पेनल्टी लगा के। दूसरा ये जो टेबल दिया गया था, इसमें दिया गया था कि जो ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसमें किन-किन देशों का किस-किस सेक्टर में क्या-क्या, कितना-कितना परसेंट है। जैसे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में देखा जाए तो पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट का 36.3% जो है वो सिर्फ चाइना होल्ड करता है। इंडिया को देखिए तो इंडिया का जो इसमें ग्लोबल एक्सपोर्ट में भागीदारी है वो सिर्फ 4.4% की है। इसी तरह अगर केमिकल्स और मेटल्स में भी देखेंगे तो चाइना का जो परसेंटेज है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मशीन एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगभग 25% जो टोटल ग्लोबल शेयर है एक्सपोर्ट का, वो चाइना के पास है, जबकि इंडिया का जो शेयर है वो सिर्फ 0.9% का है। एक ये तीसरा चार्ट दिया गया था इसमें, जो 15 साल से लेके 29 साल का जो आय का वो है, उसमें ये ग्राफ था कि कैसे हाई इनकम कंट्रीज़ में कैसे ये जो 15 से 29 साल के लोग हैं, इनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो घटती चली जा रही है, लेकिन इंडिया का ये बहुत हाई है। इंडिया में जो एवरेज एज है वो लगभग 28
साल है। और लेकिन अगर ऐसे ही जापान में देखेंगे, जापान में एवरेज एज जो है वो 49 पॉइंट समथिंग यानी 50 साल के आसपास वहाँ पे एवरेज एज है। तो जब एवरेज एज बहुत ज़्यादा रहेगी तो वहाँ के मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी, वो लोग चीज़ों की मांग नहीं करेंगे। जैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था यूरोप के कंट्रीज़ में, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक ऐसा वर्ग उद्भव हुआ वहाँ पे जो नए-नए चीज़ों की डिमांड करता था। तो जब नए-नए चीज़ों की डिमांड होगी तो क्या होगा कि और देशों से इम्पोर्ट होगा। अब जो इंडिया की एवरेज एज है वो इसी में 28 साल है, यानी यहाँ पे बहुत ऐसे यंग इंडियंस हैं जो चीज़ों की डिमांड करते हैं। और सारे जितने भी विश्व के लगभग अच्छे-अच्छे राष्ट्र हैं जो सिर्फ़ एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों का, उनका इंडिया पे यही फ़ोकस रहता है कि इंडिया में एक क्या है कि मार्केट है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जनसँख्या है और जनसँख्या में भी यहाँ पे इनकम ग्रोथ होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वो अपने इंडिया को एक मार्केट की तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ों को वो अपना बेच सकें और यहाँ से प्रॉफ़िट वो कमा सकें। आगे इसमें एक और पॉइंट दिया गया था कि चाइना जो है वो कुछ क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट में बहुत ही रिच कंट्री है, जो एक्सपोर्ट करता है। विश्व के सब लगभग सभी देशों जो हैं वो चाइना से इम्पोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। जैसे इसमें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट और क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे एंटीमनी है। एंटीमनी जो है वो क्या है कि सोने की खदानों में पाया जाता है और ये चाइना और रसिया में बहुतायत मात्रा में मिलता है। इसका जो यूज़ है एंटीमनी का, वो क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, कैपेसिटर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एक और एलिमेंट है इसी तरह गैलियम। गैलियम जो है ये जो एलईडी बनती है, लाइट इमिटिंग डायोड जो बनता है और आईसी जो बनती है, इंटीग्रेटेड चिप, उसमें क्या है कि गैलियम यूज़ होता है और ये केवल चीन और एशिया में ही पाया जाता है। ये गैलियम जो है वो जिंक की माइनिंग में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, वही ये गैलियम होता है। जर्मेनियम इसी तरह से है, जर्मेनियम भी लाइट इमिटिंग डायोड में, आईसी में, फोटोवोल्टिक सेल में, आईसी में, इस सब में यूज़ होता है। ये जर्मेनियम जो है वो चाइना और कनाडा में पाया जाता है। इसी तरह एक ग्रेफ़ाइट है। ग्रेफ़ाइट की जो थर्मल कैपेसिटी होती है, वो बहुत हाई होती है। यानी इसकी जो ताप सहने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसका जो यूज़ है, वो जैसे डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रेफ़ाइट का यूज़ किया जाता है। ये भी चीन और मेडागास्कर में पाया जाता है। अगला जो एलिमेंट इसमें है कि मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये डोलोमाइट के खदानों से मिलता है, जो कि स्टील और आयरन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। स्टील और आयरन इंडस्ट्री में इसका मेन जो रोल है, वो एलॉय बनाने में किया जाता है। ये भी चीन में, एशिया में पाया जाता है। अगला इसमें जो एलिमेंट है वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम की एक क्वालिटी होती है कि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। इसीलिए ये रॉकेट लॉन्चर में, एयरोस्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये चीन और मोज़ेम्बिक में पाया जाता है। टंगस्टन एक इसी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रिकल मशीनरी में यूज़ होता है। ये चाइना और कनाडा इसमें अग्रणी जो हैं वो राष्ट्र हैं, चाइना और कनाडा। वैनेडियम है। वैनेडियम का जो इस्तेमाल होता है ये एलॉय बनाने में होता है और वैनेडियम की एक प्रॉपर्टी है कि ये एंटी कोरोसिव होता है, यानी जंग इसमें नहीं लगती है। तो वैनेडियम भी चीन और चाइना और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक, एक मॉलिबेडनम है। मॉलिबेडनम जो है ये भी एंटी कोरोसिव होता है और इसका यूज़ जो है जैसे मिसाइल को बनाने में, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने में, ठीक, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। मॉलिबेडनम जो है वो चीन, चिली में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्ट्रोंटियम स्ट्रोंटियम जो है ये टीवी पैनल बनाने में यूज़ किया जाता है और टीवी पैनल बनाने में यूज़ किया जाता है और ये अधिकतर चीन और स्पेन में पाया जाता है। ये कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में था। अब आगे चलते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है उसका रोल क्या है? कि एक स्टडी की है, अच्छा इसमें एक वर्ड है कि इंडिया जो है वो लगभग आधे 50 सालों से इंडिया का जो इमिग्रेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब इमिग्रेशन जो 2 शब्द हैं यहाँ पे, माइग्रेशन है और इमिग्रेशन है। माइग्रेशन को प्रवासन कहा जाता है और इमिग्रेशन को अप्रवासन कहा जाता है। माइग्रेशन जैसे अधिकतर जगह सुनने में आता है, माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू जैसे आते हैं, शहरों में आते हैं गाँव के लोग काम करने। तो माइग्रेशन जो है इसमें कोई बसने की वहाँ पे उससे नहीं जाते हैं, वो काम करने जाते हैं और लौट भी सकते हैं। माइग्रेशन जो है बहुत ब्रॉड टर्म है कि एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने देश में कमाने के बाद, पढ़ने के बाद वापस आ जाएँगे। लेकिन जो इमिग्रेशन होता है, ये बसने के पर्पज़ से जाया जाता है और वहाँ पे जाके बस जाया जाता है, इसीलिए इसको अप्रवासन बोलते हैं। तो जो भी इंडिया से जो इमिग्रेशन हुआ है यूएस में, जैसे इंजीनियर्स का, डॉक्टर का, अदर प्रोफ़ेशनल का, ये जाते तो वहाँ पे हैं, काम तो वहाँ पे करते हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड होते हैं, वो इंडिया की ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेंड होते हैं। अब देखा जाए तो एक स्टडी की गई कि 1970 से लेके 1980 के बीच में आईआईटी से जो ग्रेजुएट निकले, उनका जो 1/3 परसेंटेज था, वो लगभग विदेश गया और विदेश में भी मोस्टली वो कहाँ गया? वो अमेरिका गया। अमेरिका में देखा जाए तो जो इंडिया से जो इमिग्रेशन हुआ है, उनकी जो पॉपुलेशन थी, वो 1982 में 3 लाख थी, जो कि 2000 में बढ़ के जो है वो 13 लाख हो गई और 2023 में ये जो संख्या बढ़ के वो 32 लाख के आस-पास हो गई है। अब इसका रोल क्या हो सकता है कि अगर देखा जाए तो जो यंग पॉपुलेशन है वो इंडिया की, वो 1/5 है पूरे वर्ल्ड की, यानी एवरी 5 यंग पीपल इन द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया। और यंग पॉपुलेशन जो है ये हाई इनकम कंट्रीज़ में, जैसे जापान हो गया या फिर यूएसए हो गया, इसमें उसका परसेंटेज जो है वो धीरे-धीरे घट घट रहा है। चाइना में भी यंग पॉपुलेशन की परसेंटेज घट रही है।
इंडिया में क्या है कि जैसे देखा जाए तो अगर 15 से 29 वर्ग का जो आय का वो है, ये इनरोल्ड रहता है जैसे स्कूल में, कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं। इस समय में इसके अगर अप्रॉक्स निकाला जाए तो लगभग 120 बिलियन यानी 12 करोड़ लोग के आसपास आएँगे, जो कि जापान के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। आगे एक पॉइंट दिया गया था कि जो यही है कि जो अभी मैं पहले बता रहा था कि ये जो यंग इंडियंस हैं, ये यूएसए से अगर आ रहे हैं कि वीज़ा और जॉब रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो इसको अमेरिका को इसका खामियाज़ा बहुत बड़े स्तर पे उठाना पड़ेगा और एक लॉन्ग रन में उठाएगा इसका जो खामियाज़ा है वो यूएस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यंग इंडियंस जो हैं वो एक तरह से शील्ड का भी काम करते हैं पूरे ग्लोबल टर्बुलेंस के लिए। जैसे यहाँ पे वही है कि मांग को जनरेट करते हैं, डिमांड जनरेट करते हैं। डिमांड जनरेट होने की वजह से और कंट्रीज से इंपोर्ट होकर इंडिया में एक मार्केट तैयार होता है जहाँ पे चीज़ें बिकती हैं। अगर ये हाई टैरिफ इम्पोज करेंगे तो यंग इंडियंस जो है उसकी डिमांड को कम कर सकते हैं। आगे एक ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन में द इंडियन एक्सप्रेस के एक था कि ब्रेन ईटिंग अमीबा एक पाया गया है, जिसको क्या कहते हैं कि नगलेरिया फाउलेरी पैथोजन है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि ये क्या है कि अभी केरल के कोझिकोड में एक 9 साल का बच्चा था जिसकी मृत्यु हुई है इस पैथोजन की वजह से। और उसके साथ ही ये 2 और लोगों को, जिसमें कि एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है, 3 महीने का बच्चा शामिल है, उसको ये इन्फेक्टेड भी किया है। ये जो इन्फेक्शन है वो प्राइमरी अमीबा मेनिंग ग्लोइन्सेफ्लाइटिस जो है ये नगलेरिया फाउलेरी पैथोजन की वजह से होता है। 1965 से अभी तक मात्र इसके 500 केस ही देखे गए थे और ये लगभग हर महाद्वीप में इसके केस देखे गए, लेकिन अंटार्कटिका में इसका कोई केस देखने के लिए नहीं आया। अब इस पैथोजन के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया में क्या है 1971 में पहला केस आया था और केरला में जो पहला केस आया है नगलेरिया फाउलेरी का वो आया है 2016 में। 2016 से लेके 2023 तक केरला जो रिपोर्ट किया वो बस 8 केसेस ऐसे पाए गए, लेकिन पिछले साल 2024 में इसके 36 केस पाए गए जिसमें से 9 मौतें हुई हैं। अब इस पैथोजन के बारे में जान लेते हैं। क्या है कि नगलेरिया फाउलेरी जो पैथोजन है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यानी एक कोशिकी जीव है और ये पाया कहाँ पे जाता है? फ्रेश वाटर में, गर्म जगहों पर और सॉइल में ये पाया जाता है और इसके जो टेम्परेचर धारण करने की क्षमता है वो लगभग 46 डिग्री तक का टेम्परेचर ये जो पैथोजन है वो सहन कर सकता है। ये पाया कहाँ पे जाएगा? ये पाया जाएगा लेक्स में, रिवर्स में, स्विमिंग पूल में, ठीक है? अब ये कैसे एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है ये पैथोजन? सबसे पहले क्या है कि ये नाक के रास्ते से, जब जैसे स्विमिंग अगर कोई कर रहा है तो नाक के रास्ते से ये पैथोजन एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में और उसके बाद ये चला जाता है ब्रेन में और वहाँ पे जाके ये ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज करता है। ब्रेन टिश्यूज़ को डैमेज करने के साथ-साथ ही ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है इसकी वजह से। और अगर इस पैथोजन की एक ख़ासियत है कि अगर जब ये सिर्फ़ नाक के रास्ते जब एंटर करता है, तो ही फिर इसकी मूवमेंट जो है ब्रेन तक होती है। अगर इससे इन्फेक्टेड अगर कोई ड्रिंकिंग वाटर है, उसको अगर हम पी लेते हैं, तो उससे फिर ये पैथोजन इफ़ेक्ट नहीं करता है। और एक तरह से ये जो डिज़ीज़ है इस पैथोजन की वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिज़ीज़ नहीं फैलती है। जिसको हुआ है वही इससे इन्फेक्टेड रहता है। आगे इसमें सिम्पटम जान लेते हैं कि शुरुआत में क्या होता है कि सर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, मिचली आ सकती है या फिर उल्टी जैसी जो इसके सिम्पटम्स हैं वो शुरुआती दौर में होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे पेशेंट इससे और इन्फेक्टेड होता चला जाता है, वो धीरे-धीरे मतिभ्रम होने लगती है, चीज़ों को भूलने लगता है, वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है और ये कोमा में भी जा सकता है। अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसने ये स्टडी की है कि अगर किसी में ये पैथोजन एंटर होता है और इसके सिम्पटम्स अगर दिखने लगते हैं, तो फिर उस पेशेंट की 1 से 18 दिन के भीतर जब से सिम्पटम दिखा है तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट को लेके देखा जाए तो अभी तक इसको कोई कारगर दवा जो है इसके पैथोजन के लिए नहीं बनी है। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जैसे एम्फोटेरेसिन बी का यूज़ किया जा सकता है इसमें, फ्लुकानाज़ोल है, एज़िथ्रोमाइसिन है, रेमपेपिन का मिला के यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अभी तक इसकी कोई कारगर दवा या कोई वैक्सीन जो है वो नहीं बनी है। केरला में जो पहला केस आया 2016 में वो आया अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में। क्या है कि अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है ओपन वाटर बॉडीज़ हैं, इसकी वजह से वहाँ पे ये केस देखने को मिला क्योंकि ये फिर वही स्विमिंग करते समय नोज़ से एंटर करते हुए ब्रेन में जाता है। उसके बाद इसके कुछ केसेस मल्लापुरम में और कोझिकोडे में भी देखे गए। तो एक तरह से बहुत हार्मफुल जो है वो पैथोजन है, जो कि इसकी जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है। इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में दिया गया था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।